हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपना आज की क्लास में, जिसमें हम लोग आपका सीयूईटी यूजी का जो सिलेबस है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। एज यू नो, आप लोगों ने अपना सिलेबस देख लिया होगा, है ना, क्योंकि क्लास 12 आपका बोर्ड हो चुका है और आपको अपने बीएससी के लिए या जो बीए करना चाहते हैं, बीकॉम करना चाहते हैं, तो उसको अपना सीयूईटी का एग्जाम तो देना होगा, है ना। तो सीयूईटी वाला जो एग्जाम है उसमें हमारे पास 3 चीजें आती हैं। इतना तो आप लोगों ने आइडिया लगा लिया होगा कि हमारे पास एक जनरल पेपर होता है और एक हमारे पास लैंग्वेज का आता है और एक हमारे पास डोमेन स्पेसिफिक होता है। जैसे मैं तो बीएससी वाली हूँ, तो और मेरा जो स्पेसिफिक डोमेन है वो मेरा मैथ है। तो अगर आप लोग पढ़ेंगे तो मैं आपको डोमेन जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट है वो आपको मैं मैथ पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो और क्या बोलते हैं, सीयूईटी इसलिए एग्जाम कंडक्ट होता है ताकि आप बीएससी में अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज में, इतनी सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो उसमें आप क्या करो, एडमिशन ले सको। अच्छी अच्छी बहुत सारी, जैसे डीयू हो गया, बीएचयू हो गया, और आपका बहुत सारी, जैसे जिसको साउथ में जाना है तो वहाँ पे भी कितनी अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज है, तो आप वहाँ पे एडमिशन ले सकते हो जब आपके स्कोर अच्छे आते हैं। और जब आपके स्कोर थोड़े से कम हो जाते हैं ना, तो वो क्यों कम होते हैं, क्योंकि हमारा जो मतलब डोमेन तो सबका बहुत मजबूत होता है ना, क्योंकि आप 11th-12th पढ़ के आए होते हो तो आपका डोमेन थोड़ा सा स्ट्रांग होता है। आपका जो नंबर कम कर देता है वो आपका जनरल पार्ट कम कर देता है, क्योंकि रीजनिंग आपको 1-2 महीने का टाइम दिया जाता है। 12th के बाद 1-2 महीने के अंदर आपका सीयूईटी का एग्जाम हो जाता है, तो उसमें आपको रीजनिंग भी पढ़नी होती है, उसमें आपको मैथ भी पढ़ना होता है, उसमें आपको लैंग्वेज भी पढ़नी होती है ना। तो किसी किसी की रीजनिंग अच्छी होती है, तो कोई बात नहीं, तैयारी करेंगे तो आपकी भी अच्छी हो जाएगी। तो आज मैं क्या करूंगी, आपको जो सीयूईटी का जो मेन सिलेबस है, क्या क्या हमको पढ़ना है, क्या क्या हमको छोड़ना है और कैसे पढ़ना है, उसके बारे में आज डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो ये हमारी सबसे पहले बेसिक क्लास है। बेसिक क्लास का मतलब इंट्रोडक्शन क्लास समझ सकते हैं, जिसमें आपको उसके सिलेबस के बारे में पता लगेगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हमारे पास सबसे पहले जो है वो क्या है। हमारे पास सीयूईटी का यूजी का जो हमको अब देना है आपका 2025 में। ये तो सबको पता है कि जो ये कौन कंडक्ट करवाता है ना। कंडक्ट तो आपको पता ही है कौन करवाता है, एनटीए करवाता है, नेशनल टेस्ट एजेंसी, ये कंडक्ट करवाती है एनटीए। तो हमारे पास जो इसके जो हमारे पास सीयूईटी का जो जनरल पार्ट, हम जैसे इसको लेंगे, अगर जो इसका जनरल टेस्ट होता है उसके कितने सेक्शन होते हैं, हैज 3 सेक्शंस, ठीक है। जो जनरल टेस्ट होता है उसके हमारे पास 3 सेक्शन होते हैं। अब जब वो 3 सेक्शन होते हैं तो हमको देखना पड़ेगा ना कि 3 सेक्शन कौन कौन से होते हैं। तो जनरल टेस्ट के 3 सेक्शन होते हैं, तो देखते हैं हमारे पास इसके कौन कौन से 3 सेक्शन है। जैसे हमारे पास इसमें पहला वाला जो पार्ट आता है वो आपका होता है जीके हो गया या फिर इसका जीएस हो गया, जनरल नॉलेज हो गया या जनरल स्टडीज हो गया, ठीक है। और जो हमारे पास दूसरा इसका पार्ट आता है, दूसरा पार्ट में हमारे पास क्या होता है, लैंग्वेज हो जाता है। और जो तीसरा होता है उसमें हमारे पास, सॉरी जनरल टेस्ट में ही लिखवा रही हूँ मैं, ये थोड़ा सा भी रफ कर लीजिए। जनरल टेस्ट के 3 पार्ट होते हैं, जिसमें सबसे पहला पार्ट आपका आता है जीके होता है, जीएस होता है। दूसरा पार्ट जो आता है वो आपका मैथ होता है और तीसरा जो पार्ट आता है वो आपका होता है रीजनिंग। अब देखिए ये वाले मैथ, और जो 11th-12th के जो बच्चे पढ़ रहे होंगे वो मैथ में कंफ्यूज मत होइएगा। ये वो वाली मैथ होती है जिसमें आप जैसे हम इसमें क्या सीखते हैं, टाइम एंड वर्क वाला आता है, बोट एंड स्ट्रीम आता है, पार्टनरशिप आता है, एज आता है कि किसी की वर्तमान आयु इतनी है, किसी की पास्ट आयु इतनी थी, तो उसकी फ्यूचर आयु हमसे ऐसे करके क्वेश्चन पूछता है। तो वो वाली इसमें हमको क्या करना है, मैथ पढ़नी है, जनरल मैथ पढ़नी है, जिसमें आपका लाभ हानि आता है, प्रॉफिट लॉस जिसको बोलते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट आता है, चक्रवृद्धि ब्याज, ये वाली चीजें हमको इसे मैथ में पढ़नी है। और हमको एक पढ़ना है रीजनिंग, और हमको क्या पढ़ना है, जीके जीएस पढ़ना है, ठीक है। तो ये तो हमारे पास जनरल टेस्ट के 3 सेक्शन हो गए। अब देखिए इसमें क्या होता है कि हमारे पास जो टोटल क्वेश्चंस आते हैं वो कितने आते हैं हमारे पास, अगर हम बात करते हैं इसमें टोटल क्वेश्चंस की, तो टोटल क्वेश्चन इसमें आते हैं आपके 60। इसमें टोटल नंबर ऑफ जो क्वेश्चंस होते हैं जीके जीएस मैथ रीजनिंग, उसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आते हैं, 60 आते हैं, जिसमें आपको पूरे अटेम्प्ट नहीं करने होते हैं। 60 में से आपको क्या करना होता है, 50 अटेम्प्ट करना होता है, ठीक है। तो यू कैन ओनली टच ओनली 50 क्वेश्चंस।
ठीक है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 60 है, जिसमें से आप 50 को टच कर सकते हो, और वो जिसमें आपको मतलब 60 में से, अब ये देखिए टोटल नंबर ऑफ जो क्वेश्चन है वो 60 है, तो अब ऐसा स्पेसिफाई मत कर लीजिए कि इससे हमारे पास 20 आएंगे, इससे 20 आएंगे और इससे 20 आएंगे। ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि इसमें हमारे पास जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आए वो 20 आए। कभी कभी ऐसा होता है कि इसमें हमारे पास ज्यादा क्वेश्चन, मान लो इसमें 30 बन गया, इसमें 20 बन गया और इसमें 20 बन गया, है ना, नहीं 30 20 50, इसमें 10 आ गया। तो 60 क्वेश्चंस क्या है, वेरी करते रहते हैं, ऐसा स्पेसिफिक एरिया नहीं है, इसीलिए अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि कौन सा एरिया छोड़ना है, कौन सा एरिया पढ़ना है। इसी की वजह से हमारे पास जो रैंक होती है और नंबर ऑफ जो नंबर होते हैं वो इंक्रीज कर जाते हैं या डिक्रीज कर जाता है, तभी हमको जो जब हमारे पास नंबर स्कोर कार्ड आता है तो हमारे नंबर ऊपर नीचे जाते हैं। वरना डोमेन तो आपका बहुत मजबूत होता है, आप 11th-12th में पढ़ के ही आए होते हो। तो हमको जो फोकस करना है वो इस 3 पार्ट में करना है, ताकि आपका जो स्कोर है वो बढ़े। तो हमारे पास ये 3 पार्ट हो गए जिसमें आप टच कर सकते हो 50। ठीक है, ठीक है। और नीचे देखते हैं, फिर इसके बाद क्या होता है कि जो क्वेश्चंस होते हैं हमारे पास, ईच जो क्वेश्चन होता है वो कैरी करता है अपने साथ, ईच क्वेश्चन कैरीज 5 मार्क्स। जो एक क्वेश्चन करोगे तो आपको कितने नंबर मिलेंगे, 5 नंबर मिलेंगे। तो ईच क्वेश्चन कैरीज 5 मार्क्स। और जो इसकी नेगेटिव होती है, नेगेटिव तो आपको पता होगा ना कि एक करोगे -1 की इसमें नेगेटिव होती है, एक करोगे तो 4 नंबर मिलेगा 5 में से। इस तरह से करते करते 5 क्वेश्चन गलत करोगे तो वो 0 पहुंचा देगा। ठीक है, तो ईच क्वेश्चन कैरीज 5 मार्क्स और नेगेटिव कितना होता है इसमें, -1 का होता है। ठीक है, और ये भी पता होगा आपको कि इसमें जो टाइम लगता है वो कितना होता है, 1 आवर का होता है ना। इसका जो टाइम लगता है वो 1 आवर का होता है। ठीक है, आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी कि हमारे पास हमको क्या क्या देखना है। अपना जीके जीएस वाला पार्ट देखना है, मैथ वाला पार्ट देखना है, रीजनिंग देखनी है, और जो अपना इस वीक एरिया है उसको हमको क्या करना है, स्ट्रॉन्ग करना है। नेक्स्ट वाला हमारे पास क्या था कि क्वेश्चन कैरी करता है 5 मार्क्स, उसकी -1 की होती है, और टाइम कितना कैरी करता है, 1 आवर का। ठीक है, तो अब मैं आपको जो पढ़ाऊंगी वो पढ़ाऊंगी मैं रीजनिंग और जो जनरल मैथ होता है। ठीक है, बाकी जीके जीएस जो है वो इतना वास्ट टॉपिक है, वो कोई और सर पढ़ाएंगे या मैम पढ़ाएंगे। बाकी जो मेरे जिम्मे है, जो मैं आपको पढ़ाऊंगी, वो है आपका रीजनिंग और वो है आपका मैथ पार्ट। ठीक है, तो मैं आपको एक चीज बता देती हूँ कि रीजनिंग का कोई एक परफेक्ट सिलेबस नहीं होता है ना। आपको भी ये पता होगा कि रीजनिंग क्या है, ये आपकी जनरल एबिलिटी है कि आप उस टाइम पे कैसे रिएक्ट करोगे, उस सिचुएशन पे कैसे रिएक्ट करोगे। तो वही चीज हमारे पास इंट्रोड्यूस हो जाती है एक सब्जेक्ट के तौर पे, उसको हम बोलते हैं रीजनिंग, है ना। तो जब वो एक सब्जेक्ट के तौर पे, तो रीजनिंग का कोई हमारे पास कोई सिलेबस नहीं होता है ना। तो रीजनिंग में हमारे पास बहुत सारी चीजें पढ़नी होती है। अब इसमें हमको क्या क्या पढ़ना है, जो मेरे हिसाब से मैंने पेपर को जितना ऑब्जर्व किया है, मैंने देखा है कि ये क्वेश्चन इतने बार पूछे गए हैं और कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो आज वो चीजें देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग रीजनिंग देखते हैं अपना। तो रीजनिंग हमारे पास क्या है, रीजनिंग ठीक है, रीजनिंग हमारे पास 3 पार्ट में बंटती है। तो इसका जो पहला पार्ट होता है उसमें हमारे पास क्या आती है, वर्बल रीजनिंग आती है ना। और दूसरी जो हमारे पास रीजनिंग आती है वो कौन सी आती है, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग। और जो लास्ट आती है वो आपकी क्या आती है, नॉन वर्बल रीजनिंग। ठीक है, तो रीजनिंग के हमारे पास 3 पार्ट है, एक आता है हमारे पास वर्बल, एक आता है लॉजिकल और एनालिटिकल जिसको हम बोल सकते हैं, और एक आता है हमारे पास नॉन वर्बल रीजनिंग। अब तीनों में हमको अलग अलग देखना है कि लॉजिकल किसको कहते हैं, लॉजिकल के अंदर कौन कौन से हमको पार्ट पढ़ने हैं, हमको वर्बल में कौन कौन से पार्ट पढ़ने हैं, और हमको नॉन वर्बल में कौन कौन से पार्ट पढ़ने हैं। ठीक है, चलिए एक बार देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहला जो हमारे पास पार्ट आता है वो कौन सा आता है, वर्बल रीजनिंग का।
अब वर्बल रीजनिंग का है तो इसमें हमको देखना होगा कौन कौन से हमको पढ़ना है। तो सबसे पहले इसमें हमारे पास क्या आता है, जो हम लोग को पहले पढ़ना है वो क्या है हमारे पास, कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग का मतलब क्या होता है कि जैसे हम लोग आप लोग आजकल पेपर भी पढ़ रहे हो, न्यूज़पेपर भी पढ़ते हो, तो उसमें हम लोग किसी कोई एक मिशन में जाता है तो उसका नाम रख देता है। जैसे हम लोग कोई कोर्स लॉन्च करते हैं तो उसका नाम लिख दे कर देते हैं कि जैसे आरंभ बैच रख दिया, प्रयास बैच रख दिया। तो ये सब क्या है, मतलब उस बैच का नाम हमने एक पर्टिकुलर रख दिया। अब कोई आप क्लास में रहते हो तो आपको कोई एक निक नेम से बुलाता है ना, आपको आपका जो रियल नेम होता है उससे ना बुला के आपको किसी निक नेम से बुलाते हैं। तो वही कोडिंग डिकोडिंग में होता है कि हमारे पास कोई एक स्पेसिफिक क्वेश्चन दिया होगा, जैसे द फ्रूट इज स्वीट ऐसे करके दिया होगा, तो द फ्रूट इज स्वीट को हम किसी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके फिर उसमें स्वीट की कोडिंग देखेंगे कि वो किस हिसाब से डिकोड हो रहा है। तो वो पहला जो पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कोडिंग और डिकोडिंग वाला पार्ट है। ठीक है, दूसरा हमारे पास कौन सा होता है, दूसरा तो आपको पता है सबके घर पे लगा होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कैलेंडर बोलते हैं। कैलेंडर में कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे कि आज 8 अप्रैल 2025 है, तो 3 महीने बाद या 3 दिन बाद ऐसे करके आपको आइडिया होगा ना कि कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चंस कैलेंडर में बनते हैं, या फिर 3 साल पहले और 2 साल पहले कौन सी तारीख थी, या फिर ऐसे घर पे अचानक से पूछ ले रहा था कि आज उसका बर्थडे है तो उसकी पिछले साल तब हमारे पास उसका डेट ऑफ बर्थ क्या होगा। तो ऐसे जो क्वेश्चंस आते हैं वो किस में आते हैं, हमारे पास कैलेंडर पे आते हैं। ठीक है, तीसरा हमारे पास क्या होता है, इसके अंदर जो पढ़ेंगे हम वो पढ़ेंगे उसको हम क्या बोलते हैं, रैंकिंग। रैंकिंग में क्या होता है कि जैसे हमने बोला कि रैंकिंग का मतलब इसमें हमारे पास एक पंक्ति होती है या फिर रो बोलते हैं और उसको हम एक कॉलम बोलते हैं, कि एक लड़का आगे से तीसरे नंबर पे बैठा है तो उसी लड़के को पीछे से कौन से नंबर पे बैठा होगा, ऐसे करके क्वेश्चंस आते हैं। थोड़ा सा टिपिकल होते हैं पर इजी, अगर आपको एक मतलब मेन चीज आपको अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो ये वाला पार्ट, रैंकिंग वाला पार्ट थोड़ा इजी हो जाता है। ठीक है, चलिए फोर्थ पार्ट आपको कौन सा होता है, क्लॉक होता है। ठीक है, क्लॉक मतलब घड़ी वाला पार्ट होता है कि अभी घड़ी में अभी 12:30 हुआ है तो 45 मिनट बाद क्या समय हो गया, 45 मिनट पहले कितना समय हो रहा था। तो ये सारी चीजें किस में आती है, हमारे पास क्लॉक में आती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वाला पार्ट देखते हैं। फिफ्थ आता है आपका सीरीज। अब सीरीज में हमारे पास आपको पता ही होगा कि अगर जैसे 1 3 5 है तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा, 2 4 6 है तो उसके बाद नेक्स्ट का नंबर क्या होगा। सीरीज में भी हमारे पास कई सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, हमको प्राइम नंबर देखना होता है। अगर प्राइम की सीरीज बन रही है तो प्राइम नंबर आएगा, क्यूब बनता है, कभी कभी स्क्वायर बनता है। तो ऐसे करके जो बनते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, सीरीज वाला पार्ट बोलते हैं। ठीक है, फिर इसी में हमारे पास सीरीज के अंदर ही आता है हमारे पास डिक्शनरी वाला पार्ट आता है। डिक्शनरी का मतलब वो जैसे हम लोग अपना रियल लाइफ में डिक्शनरी देखते हैं, ABCD दिया होता है, इसी तरीके से हमारे पास शब्द दिए होते हैं, उसको क्रम में हमको क्या करना होता है, सजाना होता है। ये पहले कौन आएगा, दूसरा कौन आएगा, तीसरा कौन आएगा। तो वो जो हमको पढ़ना है वो हमारे पास किस में आता है, डिक्शनरी में आता है। ठीक है, फिर हमारे पास फिर आता है हमारे पास 7th पार्ट, क्लासिफिकेशन, कि हम चीजों को कैसे क्लासिफाई कर रहे हैं। 8वां पार्ट हमारे पास आता है डायरेक्शन टेस्ट। डायरेक्शन टेस्ट का मतलब होता है आपका दिशा परीक्षण। दिशा परीक्षण का मतलब क्या होता है कि कोई आदमी साउथ से 3 किलोमीटर जा रहा है और वो नॉर्थ में हमारे पास आया 2 किलोमीटर, तो साउथ से नॉर्थ तक की जो बीच की डिस्टेंस है वो कितनी होगी, या फिर अब वो किस डायरेक्शन में चला गया है, या फिर अब वो किस डायरेक्शन से वापस आ रहा है। तो ये सारी चीजें हमारे पास किस में आती है, डायरेक्शन टेस्ट में आती है। ठीक है, नेक्स्ट 9th आता है एनालॉजी। फिर 10th वाला जो पार्ट आता है ये तो आपको पता ही होगा ना, ब्लड रिलेशन वाले जो क्वेश्चंस आते हैं कि उनके मतलब ब्लड रिलेशन का मतलब वही संबंध, हमारे पास रक्त संबंध, कि वो चाचा के पापा के ताऊ हैं तो वो हमारे क्या लगेंगे, ऐसे ऐसे करके क्वेश्चंस आते हैं। इसमें तो क्वेश्चन एक बनता ही बनता है ब्लड रिलेशन में।
नेक्स्ट हमारे पास आता है डाइस, और फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास क्यूब। डाइस में कैसे क्वेश्चंस बनते हैं कि जैसे डाइस में आपको पता है डाइस को हिंदी में क्या बोलते हैं, पासा बोलते हैं। डाइस को हिंदी में पासा, और क्यूब को हिंदी में हम क्या बोलते हैं, घन। क्यूब और क्यूबॉइड में अंतर होता है ना। क्यूब हमारे पास स्क्वायर से मिलके बनता है, जबकि जो क्यूबॉइड होता है वो रेक्टेंगल से मिलके बनता है। तो हमारे पास पासे के बारे में बता रही थी कि क्या होता है, कोई एक पासा है, अगर हमने पासे में क्या क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, और 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, यही तो आ सकता है, यही पॉसिबिलिटी होती है। तो अब पूछा जाएगा कि अगर हमने पासे को फेंका, डाइस को हमने थ्रोन किया, तो हमने अगर 1 आया तो उसके विपरीत हमारे पास क्या आएगा, 1 के विपरीत क्या बनेगा, या 3 के विपरीत क्या आ सकता है, 5 के विपरीत क्या आ सकता है। तो ये सारी चीजें किसमें पढ़नी है हमको, डाइस में पढ़ना है, मतलब पासे में पढ़ना है कि उसके विपरीत क्या आएगा। और भी इसके बिहाफ पे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो ये हमने किसका देखा है, ये हमारे पास था वर्बल रीजनिंग का पार्ट। देखिए, इससे पहले मैंने आपको ये वाला बताया था वर्बल रीजनिंग, तो ये वाला पार्ट आपका हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि लॉजिकल या फिर एनालिटिकल रीजनिंग में हम लोग को क्या पढ़ना है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है आपका लॉजिकल या फिर एनालिटिकल रीजनिंग। लॉजिकल या एनालिटिकल रीजनिंग में हमको क्या देखना है, इसमें सबसे पहले हमको क्या देखना है, वैन डायग्राम वाले क्वेश्चंस देखने हैं। वैन डायग्राम का मतलब क्या होता है कि जैसे कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं कि इतने लोगों को चाय पसंद है, इतने लोगों को कॉफी पसंद है, तो कितने लोगों को चाय और कॉफी पसंद नहीं है, ऐसा आ सकता है। या फिर कोई एक व्यक्ति न्यूज़पेपर ए पढ़ रहा है, कोई एक व्यक्ति न्यूज़पेपर बी पढ़ रहा है, उसमें से बताओ कौन सा व्यक्ति केवल और केवल न्यूज़पेपर ए पढ़ रहा होगा, है ना। या फिर ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि इतने व्यक्ति डॉक्टर हैं, इतने व्यक्ति मतलब कई सारी चीजें मिक्स करके आ जाए, कितने व्यक्ति डॉक्टर हैं, इतने व्यक्ति इंजीनियर हैं, तो इसमें से कौन से जो व्यक्ति है वो केवल डॉक्टर होंगे, या इनमें से कौन से व्यक्ति जो केवल इंजीनियर होंगे। तो ऐसे करके जो क्वेश्चंस हमारे पास बनते हैं वो किस में आते हैं, वैन डायग्राम में आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो आता है इज अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सुना भी होगा आप लोगों ने, सिलोलिज्म। सिलोलिज्म का मतलब क्या होता है कि इसमें कुछ ऊट पटांग की चीजें दी होती हैं जो कि रियल नहीं होती। जैसे कह देते हैं कि सभी पेड़ आम हैं, सभी आम संतरे हैं, तो फिर इससे कुछ कंक्लूजन देते हैं कि सभी आम संतरे होंगे या सभी पेड़ संतरे होंगे, ऐसे करके हमारे पास कुछ कंक्लूजन दिए होते हैं। तो वहां पे हमको बस डायग्राम सीखना होता है कि सभी का डायग्राम कैसे बनता है, कुछ का डायग्राम कैसे बनता है, और नहीं का डायग्राम। 3 डायग्राम होते हैं, एक होता है कि ऑल का डायग्राम होता है, एक होता है नो का डायग्राम होता है, और एक होता है हमारे पास कुछ का सम का डायग्राम होता है। 3 डायग्राम होते हैं, उसी के बिहाफ पे पूरा सिलोलिज्म, जिसको हिंदी में आई थिंक न्याय परीक्षण बोलते हैं, तो वो हमारे पास सिलोलिज्म इसी 3 बेस पे टिका हुआ होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास किसका पार्ट था, सिलोलिज्म का था। फिर हमारे पास इसी में क्या आता है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है मिसिंग नंबर। देखिए ये लॉजिकल वाली चीज है, थोड़ा सा लॉजिक लगेगा इसमें, थोड़ा सोचना पड़ेगा हमको। जहां हमको सोचना पड़ता है तो वो वाली जो रीजनिंग के अंतर्गत पार्ट आता है उसको हम क्या बोलते हैं, लॉजिकल या फिर एनालिटिकल। एनालिटिकल का मतलब क्या होता है, एनालिसिस कर रहे हैं, एनालिसिस को ही थोड़ा एक्सटेंड फॉर्म में एनालिटिकल लिखा गया है। ठीक है, अब एक हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है मिसिंग नंबर का। जैसे हमको 2 नंबर दे दिए गए, 2, 4, और बीच में एक नंबर मिस कर दिया गया, उसके बाद उसकी सीरीज को बढ़ा दिया गया 8। तो हमको ये तो पता है ना, ये तो इजी था, 2, 4, 6 बोल देंगे। पर कभी कभी जो रीजनिंग वाले जो पेपर में क्वेश्चंस आते हैं वो थोड़े से टिपिकल आते हैं, तो मैं आपको एज ए एग्जाम्पल बता रही हूँ कि ऐसे करके क्वेश्चंस आ सकते हैं, पर जो पेपर में आएंगे वो थोड़े से टफ आएंगे। तो हमको वहाँ पे अपने कॉन्सेप्ट बढ़ाने होंगे। कॉन्सेप्ट बढ़ाने में हमारे पास कई सारे उसमें चीजें होती हैं। जैसे सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट लगाते हैं, कहीं वो प्राइम नंबर की सीरीज तो नहीं बन रही है। फिर हम दूसरा देखते हैं कि वो क्यूब तो नहीं बन रहा है। फिर तीसरा उठाते हैं, कहीं वो स्क्वायर तो नहीं बन रहा है। फिर हम चौथा देखते हैं, कहीं वो मल्टीप्लाई तो नहीं हो रहा है किसी नंबर का। फिर 5वां देखते हैं कि वो डिवाइड तो नहीं हो रहा। तो ऐसे ऐसे करके हम क्या करते हैं, उसको देखते हैं कि उसमें हमारे पास कौन से टर्म्स लागू हो रहे हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास मिसिंग नंबर का कॉन्सेप्ट। फिर आता है हमारे पास नेक्स्ट जो आती है, चौथा आता है, जिसमें हम क्या बोलते हैं, असर्शन और रीजन। देखिए इसमें हमको 2 स्टेटमेंट दिए होंगे। असर्शन में
कि ए होगा और बी होगा। ए में भी थोड़ा सा पॉलिटिक्स वाली चीजों से रिलेटेड होता है और उसका जो रीजन दिया होगा कि वो हमको देखना पड़ेगा, जो असर्शन दी हुई है वो हम एक पॉजिटिव माइंडसेट से सोचेंगे, उसको नेगेटिव नहीं लेंगे, है ना। तो असर्शन जो होगा उसको हम एक पॉजिटिव से सोचेंगे कि वो सबके लिए वैलिड होगा कि नहीं होगा, कि केवल मेरे लिए वो वैलिड नहीं होना चाहिए, बाकी सबके लिए वो वैलिड होना चाहिए। और उसका जो रीजन दिया होगा फिर हम उसको देखेंगे कि वो रीजन उसको स्पेसिफाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो वो जो पार्ट आता है वो किस में आता है, असर्शन और रीजन में आता है। ठीक है, तो ये तो आपका पार्ट था, इसमें थोड़े से और भी पॉइंट है। तो ये तो जो आपका पार्ट था ये क्या होता है हमारे पास, ये किस में आता है, लॉजिकल या फिर एनालिटिकल रीजनिंग में आता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट वाला जो पार्ट है वो हमारे पास किस में आता है। नेक्स्ट वाला पार्ट होता है हमारे पास नॉन वर्बल में। नॉन वर्बल में हम देखते हैं कि हमको क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले नॉन वर्बल में जो पहला टॉपिक आता है वो क्या आता है हमारे पास, डिसीजन मेकिंग वाला। डिसीजन मेकिंग आता है। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका काउंटिंग ऑफ फिगर। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे हमको दिया होता है ना कि हमारे पास एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल बना हुआ है, तो कितने नंबर ऑफ ट्राइंगल होंगे, फिर कितने नंबर ऑफ स्क्वायर्स होंगे, कितने नंबर ऑफ हमारे पास सर्कल का तो नहीं, कितने नंबर ऑफ स्क्वायर्स और ट्राइंगल, इसी के नंबर ऑफ मतलब फिगर ऑफ काउंटिंग में हमारे पास जो मेन पार्ट है वो यही आता है कि इसमें कितने नंबर ऑफ चीजें बनेंगी। तो वो हमको किसमें पढ़ना है, वो हमको पढ़ना है फिगर ऑफ काउंटिंग में। नेक्स्ट हमारे पास जो थर्ड वाला पार्ट है, थर्ड पार्ट जिसको हम क्या बोलते हैं, एक मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट होता है और एक वाटर इमेज का कॉन्सेप्ट होता है ना। कि अगर हमने मिरर में, जैसे मान लीजिए ये एक है, अगर हमने एक मिरर पे रखा है, यहाँ पे हमने ऐसे क्या किया, दर्पण लगा दिया, तो इसका प्रतिबिंब क्या बनेगा हमारे पास, ये एक ऐसे करके बनेगा ना। मिरर में जब बनाएंगे तो एक का ऐसे बनेगा। मान लीजिए ये चीज दो रखा हुआ है और हमने यहाँ पे क्या किया, मिरर रखा, तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से बन जाएगा। तो ये दो हो गया। तो ये किसमें थी, हमारे पास मिरर इमेज का पार्ट होता है। अगर यही चीज हम वाटर इमेज में देखें कि हम एक यहाँ रखे हैं, तो एक का जो जल प्रतिबिंब है, तो जल तो नीचे बहता है, जल तो इधर बहेगा नहीं, जल तो नीचे बहेगा, तो इसकी जो वाटर इमेज बनेगी वो नीचे बनेगी। तो ये कैसे बनेगा, ये एक और ये फिर इधर है, तो ये ऐसे करके हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या होती है, इसकी वाटर इमेज। जैसे हमें दो का बनाना है, तो दो में हम यहाँ जल बह रहा है, तो ये कैसे बनेगा, ये ऐसे होगा, और दो का ये ऐसे होगा, और ये ऐसे करके कुछ बन नहीं पा रहा है ढंग से। कुछ ऐसे ही करके बनेगा, तो ये दो का हमारे पास बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमको किसमें पढ़ना है, वाटर इमेज और मिरर इमेज का पार्ट होता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास आती है, इसमें नॉन वर्बल में आता है पेपर कटिंग। पेपर कटिंग में हमको क्या पढ़ना है कि जैसे हमने कोई पेपर कट किया, तो उससे हमारे पास जो पेपर कट किया है, तो फिर वो हमारे पास अगर उसमें हम कुछ जोड़ देते हैं तो वो कैसा शेप बन के तैयार होगा। तो वो हमारे पास किस में आता है, पेपर कटिंग में आता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास एम्बेडेड फिगर। एम्बेडेड फिगर, तो ये हमारे पास किसका पार्ट था, नॉन वर्बल का। एम्बेडेड का मतलब क्या होता है कि अगर एक फिगर को किसी दूसरे में मर्ज कर दिया जाता है, तो वो हमारे पास किस में आता है, एम्बेडेड फिगर में आता है। तो ये हमारे पास क्या था, ये नॉन वर्बल का पार्ट था, जिसमें हमको क्या देखना था, जिसमें हमारे पास था डिसीजन मेकिंग, काउंटिंग ऑफ फिगर, मिरर इमेज, पेपर कटिंग और एम्बेडेड फिगर वाला था। तो ये तो था हमारे पास वर्बल और नॉन वर्बल का। एक चीज हम आपको बता देते हैं कि जो सीयूईटी का 2024 का पीवाईक्यूज आया था, उसमें कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस बने थे वो देख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो सीयूईटी का जो 2024 का पीवाईक्यूज था, उसमें कितने क्वेश्चंस आए थे
देखिए सबसे पहले हमारे पास जो कोडिंग के क्वेश्चंस आए थे, कोडिंग के 2 क्वेश्चन आए थे, उसी में मैं लिख देती हूँ। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग के हमारे पास कितने क्वेश्चंस आए थे? 2 क्वेश्चंस थे इसके। और कैलेंडर के उस टाइम पे हमारे पास एक क्वेश्चन आया था 2024 में। और रैंकिंग का भी आपका एक क्वेश्चन आया था। क्लॉक का आपका एक क्वेश्चन आया था। और मिरर इमेज वाटर इमेज का एक क्वेश्चन आया था। मिरर इमेज और वाटर इमेज का एक क्वेश्चन आया था आपका। सिलोलिज्म से एक क्वेश्चन आया था। और उस टाइम पे वैन डायग्राम से उस टाइम पे एक भी क्वेश्चन नहीं आया था। आने के चांसेस हो सकते हैं। सीरीज से आपके 2 क्वेश्चन आए थे। सीरीज से आपके 2 क्वेश्चन आए हुए थे। ठीक है, डिक्शनरी से उस टाइम पे आपके 0 क्वेश्चन थे। डिक्शनरी से 0 क्वेश्चन आए हुए थे। अरेंजमेंट से एक क्वेश्चन आया हुआ था। अच्छा, अरेंजमेंट नहीं लिखा है ना, यहाँ पे आप अरेंजमेंट लिख लेना। अरेंजमेंट से एक क्वेश्चन आया हुआ था आपका। और क्लासिफिकेशन से 0 क्वेश्चन थे। डायरेक्शन टेस्ट से एक क्वेश्चन आया हुआ था। एनालॉजी से एक क्वेश्चन था। और ब्लड रिलेशन से 2 क्वेश्चन आए हुए थे। और आपका वाटर इमेज से 0 क्वेश्चन था। यहाँ पे वाटर इमेज से 0 क्वेश्चन आया हुआ था। और पेपर कटिंग से एक क्वेश्चन था। स्टेटमेंट अजम्पशन नहीं था। असर्शन रीजन से आपके 0 क्वेश्चन आए हुए थे। डाइस से आपके 0 क्वेश्चन थे। और मिसिंग नंबर से आपका एक क्वेश्चन था। स्टेटमेंट और आपका एम्बेडेड फिगर से आपका एक क्वेश्चन था। और क्या है, काउंटिंग फिगर से एक क्वेश्चन था आपका। क्यूब से आपके 0 क्वेश्चन आए हुए थे। क्यूब से 0 क्वेश्चन थे। ये था आपका एक डिसीजन मेकिंग बस्ता। डिसीजन मेकिंग से 0। ठीक है, तो ये आपका था 2024 का PYQs का जो ऑब्जर्वेशन मैंने किया कि कितने इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस बने थे और कितने हमारे पास आगे पूछे जा सकते हैं। तो इससे आप आइडिया लगा सकते हो कि कोई स्पेसिफिक एरिया नहीं होता है कि आपको इससे पूछा जाएगा और इससे नहीं पूछा जाएगा। तो ये था आपका रीजनिंग का जो हमारे पास जनरल पेपर जो आना है उसका सिलेबस का वो था, डिस्कशन था, जिसमें हमने आपको बताया कि रीजनिंग में आपको क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। और अब बुक का तो रीजनिंग का आपको पता ही होगा ना कि कहीं से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। रीजनिंग का कोई एक सोर्स तो होता नहीं है, तो आप रीजनिंग की प्रैक्टिस कहीं से भी कर सकते हो। तो ये था आपका रीजनिंग का। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या देखेंगे, अपने मैथ का सिलेबस देखेंगे। फिर आप उसी हिसाब से क्या करोगे, अपनी तैयारी करोगे। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए और जितना बताया है उस हिसाब से आप लोग अपना टॉपिक देखिए कि कौन सा आपका एरिया वीक है और कौन सा स्ट्रांग है। जो एरिया आपका वीक होगा उस पर आप काम करिए, स्ट्रांग हो तो उसमें आप प्रैक्टिस करिए। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं आपको अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए। खुश रहिए।